नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ऋतुकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही संभावित हैं, उन्हें व्याख्यात्मक रूप से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और अगर आपको उचित लगे तो इस वीडियो को अपने भाई बहन और मित्रों के पास शेयर भी कर सकते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ऋतुकाल प्रश्नोत्तरी, और इसके पूर्व हम लोगों ने आदिकाल की प्रश्नोत्तरी और भक्त काल की प्रश्नोत्तरी को विस्तृत रूप से व्याख्यात्मक तरीके से और ट्रिक की सहायता से हल किया है। तो जो हमारे भाई बहन नए हैं वो जाकर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी की। और प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पर है कि ऋतुकाल के विषय में असंगत है, यानी कि जो ऋतुकाल का नामकरण हुआ तो उस नामकरण को किसने जो है सही तरीके से नहीं किया है, कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि ऋतुकाल का नाम अंधकार त्रिलोचन ने दिया। विकल्प बी, ऋतुकाल को कलाकाल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। विकल्प सी है कि श्रृंगार काल ऋतुकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। या फिर विकल्प डी है कि ऋतुकाल को अपकर्ष काल गियर्सन महोदय ने कहा है। तो कौन सा एक असंगत है, यानी कि कौन से विकल्प के जो नामकरण करने वाले विद्वान सुमेलित नहीं है, सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पर है और आपके पास है 2 सेकंड का समय। तो बिल्कुल सोच समझ के उत्तर देना होगा कि ऋतुकाल के विषय में कौन सा असंगत है। बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। और इस प्रश्न को शामिल करने का मेरा एक उद्देश्य था कि ऋतुकाल के नामकरण करने वाले जितने भी विद्वान हैं उन सभी विद्वानों से आप परिचित होंगे और आज की इस वीडियो में ही कंठस्थ कर लेंगे। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया तेजी के साथ, सर विकल्प डी अपकर्ष काल गियर्सन महोदय ने नहीं कहा है, बल्कि अपकर्ष काल की बात करें तो वैज्ञानिक गण कहते हैं। वैज्ञानिक गण यानी कि गणपत चंद्रगुप्त। वैज्ञानिक मैं इसलिए कहता हूं कि उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था, ठीक है ना। तो कौन अपकर्ष काल कौन कहते हैं, गण कहते हैं। तो गण फॉर गणपत चंद्रगुप्त इज राइट आंसर, है ना। तो इसका अपकर्ष काल कहने वाले गणपत चंद्रगुप्त हैं। गियर्सन महोदय ने क्या कहा, गियर्सन महोदय ने तो ऋतुकाल को वीर काव्य कहा है। क्या कहा है, वीर काव्य। तो गियर्सन वीर काव्य, गियर्सन वीर काव्य। और रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर काल कहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, वीर काल और वीर काव्य। वीर काव्य गियर्सन का, वीर काल रामचंद्र शुक्ल का, अपकर्ष काल अभी आपने देखा गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है, ठीक है। चलिए विकल्प ए को हम लोग शामिल करते हैं। विकल्प में आप देख रहे हैं कि अंधकार त्रिलोचन। अगर ऋतुकाल में अंधकार हो जाए तो किसकी जरूरत होती है, लोचन की। तो अंधकार त्रिलोचन बिल्कुल मैच करा लीजिएगा। कलाकाल रसाल, कलाकाल रसाल, कलाकाल काल ऋतुकाल को किसने कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। और श्रृंगार काल, तो भैया श्रृंगार तो पूरा विश्व करता है, ध्यान में रखिएगा, श्रृंगार काल विश्वनाथ। तो निश्चित रूप से आपको कंठस्थ हो गया होगा कि अंधकार में लोचन की आवश्यकता, कलाकाल रसाल विश्व श्रृंगार करता है, अपकर्ष कौन गणपत चंद्रगुप्त है, काल बिल्कुल ऋतुकाल, ऋतुकाल रामचंद्र शुक्ल का, और ऋतुकाव्य गियर्सन का। काव्य कौन करेगा, सन करेगा, आपका सन हमारा सन जो काव्य करता है ना। और ऋतुकाल की बात, काल काल में आपने देखा होगा रामचंद्र कुल रीत सदा चली आई और वचन प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वही ऋतुकाल है। ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ से श्योर है कि आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, इस पर ट्रिपल स्टार लगाइए और आज ही इसको कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 2 है कि केशव को ऋतुकाल का प्रवर्तक किसने कहा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि ऋतुकाल क्रम के अनुसार। विकल्प बी डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल, या फिर विकल्प डी विश्वनाथ। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। ये भी बहुत प्यारा सा और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऋतुकाल के प्रवर्तक से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल इसका उत्तर आप दीजिए कि केशव को ऋतुकाल का प्रवर्तक किसने कहा है। 1 स्टार लगाइए और आपका जवाब बिल्कुल सही आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। केशव को ऋतुकाल का प्रवर्तक कहने वाले डॉक्टर नागेंद्र हैं। नागेंद्र केशव हैं। नागेंद्र के कौन है, बोले नागेंद्र केशव हैं। केशव केशव ध्यान में रखिएगा, केशव को नागेंद्र। और यहाँ पे देखिए नागे के
नागे के, यानी कि नागेंद्र में एक की मात्रा है और केशव में भी एक की मात्रा है। तो नागेंद्र के सब हैं केशव, नागेंद्र केशव, नागेंद्र केशव, ठीक है ना। यानी कि डॉक्टर नागेंद्र जी ने केशव दास को क्या माना है, रीतकाल का प्रवर्तक माना है। अब कालक्रम की बात आती है, कालक्रम, तो कालक्रम के हिसाब तो कृपाराम, कृपा है ना, कैसे सिलेक्शन होगा, तो हम लोग कहते हैं ईश्वर की कृपा होगी। ये कालक्रम है, ये परंपरा है कि कालक्रम, कालक्रम से कृपा, कालक्रम कृपा है ना। तो कालक्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो कृपाराम को ऋतकाल का प्रवर्तक माना जाता है। और रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको माना है, चिंतामणि को माना है। ये ध्यान में रखिएगा, किसको माना है, चिंतामणि को माना है। अब देखे होंगे रीति में क्या होता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो रीति से चिंता, चिंता किसको हुई, रामचंद्र शुक्ल को हुई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चिंता तो भैया राम को हुई, चिंता रामचंद्र शुक्ल, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो आपने बिल्कुल कंठस्थ कर लिया होगा कि कालक्रम कृपा, कृपाराम है ना, नागेंद्र के सब हैं केशव, और रामचंद्र शुक्ल चिंता, चिंतामणि को ये प्रवर्तक मानते हैं ऋतकाल का। स्टार लगाइए, अपने नोटबुक में दर्ज करिए। निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में आपसे इस प्रश्न का सामना होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो जो भी भाई बहन विकल्प बी को लाख किए थे निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है कि ऋतबद्ध कवि कौन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रसखान, आलम, घनानंद और देव। विकल्प बी में बोधा, ठाकुर, आलम और भिखारी दास। विकल्प सी में है केशवदास, सेनापति, मतीराम, आलम। और विकल्प डी में है केशवदास, सेनापति, मतीराम और पद्माकर। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है कि रीतबद्ध कवि कौन है ना। यानी कि इनमें आप देख रहे हैं कि एक विकल्प में सब के सब कवि जो होंगे आपको रीतबद्ध मिलेंगे, बाकी कोई न कोई ऐसे कवि हैं जो कि रीतमुक्त हो गए होंगे, है ना। तो बिल्कुल विकल्प में देखेंगे, आप सब सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कौन एक ऋतमुक्त कवि है या कौन एक ऋतबद्ध कवि है या ऋत सिद्ध कवि है। तो यहाँ से भी प्रश्न लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहा है, इसलिए भी इस प्रश्न को शामिल किया गया है। तो बिल्कुल सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। और आप सबका उत्तर धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि कौन रीतबद्ध कवि हैं। तो बिल्कुल सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। और आप सबका बिल्कुल विकल्प आया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। केशवदास, सेनापति, मतीराम और पद्माकर ये रीतबद्ध कवि हैं, ठीक है ना। बात करें रसखान को तो रसखान, आलम, घनानंद, देव रीतमुक्त के अंतर्गत आते हैं। बोधा, ठाकुर, आलम, भिखारी, यहाँ पे देखें सब नहीं है ना, तो भिखारी तो बद्ध में है, रीत बद्ध में है, लेकिन बाकी सब मुक्त में है। केशव, सेनापति और मतीराम, आलम यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। तो आलम जो कि रीत मुक्त कवि हैं। तो इस कारण से विकल्प सी भी गलत हो गया। और आपके पास जो सही जवाब आया विकल्प डी, और जिन भी भाई बहनों का जवाब डी था बधाई के पात्र हैं, आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। आप कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए मित्रों, ऋतमुक्त कवियों की एक ट्रिक आप बना लीजिए। और ये 6 कवि हैं जो कि ऋतमुक्त कवि हैं, जिनमें मैंने कई बार बताया है कि 8 शेर धन दे के आलम दुजदेव की ऋतु से मुक्त हो गए। अब 8 शेर में आ फार आलम, ठा फार ठाकुर, सा से शेख आलम वही हैं और रा से रसखान हो गए। तो 8 शेर धन, धन को घनानंद करिए देकर कौन, बोधा क्या हो गए, द्विजदेव की ऋतु से मुक्त हो गए। तो बोधा और द्विजदेव ये 6 कवि ऋतमुक्त के अंतर्गत आते हैं। और ऋत सिद्ध में अगर देखेंगे तो बिहारी लाल आते हैं, और कहीं कहीं पर आपको रसनिधि को भी माना जाता है। तो 2 ऋत सिद्ध कवि हैं, बाकी जितने बच गए सब रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। तो 8 शेर धन दे करके बोधा द्विजदेव की रीत से मुक्ति हो गया। ये मुक्त वाले कवि हैं, ध्यान में बैठाइएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। शेष जो बन गए उसे ऋतबद्ध में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि ऋतकालीन कवियों का कालक्रम अनुसार सही क्रम है। विकल्प ए पहले भूषण, चिंतामणि, मतीराम और जसवंत। विकल्प बी में चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जसवंत। विकल्प सी में मतीराम, भूषण, चिंतामणि, जसवंत। और विकल्प डी में है जसवंत, भूषण, मतीराम और चिंतामणि। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पर है। कभी कभी कालक्रम के लिए प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले है ना किसका क्रम आता है कालक्रम के अनुसार, जन्म क्रम के अनुसार।
तो बिल्कुल आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले किसका जन्म हुआ? बिल्कुल आपका उत्तर आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। चिंतामणि, भूषण, मति और जसवंत। चिंता भी मत में जड़ी है। मैंने एक ट्रिक आपको बताया था कि चिंता भी मत में जड़ी है, सबके मत में चिंता जड़ी है। तो चिंता भी मत में जड़ी है। किसी न किसी प्रकार की चिंता हर व्यक्ति को रहती है, किसी को सिलेक्शन की और किसी को परिवार की, किसी को शादी विवाह की, तो चिंता तो रहेगी ही। तो चिंता भी मत में जड़ी है, चिंता भी मत में जड़ी है, यानी कि सबसे पहले चिंतामणि, फिर भूषण, भा से चिंता भी, भूषण, मत में मत से मतिराम और जड़ी है से जसवंत। ठीक, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 4 का विकल्प बी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए बात करें चिंतामणि का। चिंतामणि का जन्म 1609 ईस्वी में हुआ है। भूषण 13 है तो 1613 में जन्म हुआ। मत में एक साथ 1617 में और जसवंत 1626 में। तो ये सब छोटे छोटे ट्रिक हैं, छोटे छोटे क्लू हैं, दिमाग में बैठाएंगे और बार बार रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है बहुत बेहतरीन होगी और आप बिल्कुल सिलेक्शन की एक कह सकते हैं ना कि बिल्कुल पावदान पर रहेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 है कि ऋतकालीन कवियों का सही कालक्रम है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे सही कर लीजिएगा सभी की जगह पे कि ऋतकालीन कवियों का सही कालक्रम है। विकल्प ए में कह रहे हैं कि सुखदेव, तोष, कुलपति मिश्र और देवदत्त। विकल्प बी में तोष हैं, कुलपति हैं, मिश्र, देव और सुखदेव। फिर कुलपति, सुखदेव, देव और तोष। और विकल्प डी में है तोष, देव, कुलपति मिश्र और सुखदेव। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पर है। ये कुछ ऋतकालीन कवि हैं जिनका क्रम आपको ठीक करना है ना। और ये भी आपका जो उत्तर है कई दिशाओं में जा रहा है, बिल्कुल जाना भी स्वाभाविक है। थोड़ा सा आपके लेवल से बिल्कुल उच्च स्तर का प्रश्न है और विकल्प आपका जो सही होगा ये होगा सुखदेव, इसके बाद तोष, इसके बाद कुलपति मिश्र और फिर देवदत्त। और इसकी ट्रिक मैंने बताई थी कि सुख तो कुल किसमें? देव में है। सुख तो कुल देव में है, यानी कि सुखदेव, तो से तोष, कुल से कुलपति और देव से देवदत्त। तो सुख तो कुल देव में है, सुख तो कुल देव में है। ये ट्रिक आप बैठा लीजिएगा, अपनी जो नोटबुक है उसमें दर्ज कर लीजिए और बार बार इसको रिवीजन करिएगा, कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में सही क्रम है। देखिए क्रम से लेकर के अगला प्रश्न भी है, लगातार 3 प्रश्न आप क्रम वाले देख रहे हैं कि निम्न में सही क्रम है। विकल्प ए कह रहे हैं कि भिखारी दास, पद्माकर, रसलीन, सैयद गुलाम नबी। विकल्प बी में पद्माकर, भिखारी, रसलीन और सैयद गुलाम नबी। विकल्प सी में है सैयद, रसलीन, भिखारी दास, पद्माकर और विकल्प डी में है रसलीन, भिखारी दास, रसलीन, सैयद और नबी। तो घुमा फिरा कर देखा जाए तो आपको सही जवाब देना है, स्टार लगाइए। हो सकता है कि प्रश्न एज इट पूछ लिया जाए और हो सकता है कि इससे मिलते जुलते प्रश्न आपकी परीक्षा में मिले, तो आपको बिल्कुल कंठस्थ करते हुए चलना है। और आपका उत्तर धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। सैयद गुलाम नबी, रसलीन, भिखारी दास और पद्माकर, है ना। अब क्या होता है, बोले सैर कौन भिखारी पद से करता है? सैर भिखारी पद से करता है। सैर की बात आते ही सैयद गुलाम नबी, रा से रसलीन, भा से भिखारी और पद से। तो सैर कौन? शैर भिखारी पद से करता है। एक क्रम है और इसी क्रम को आप बैठा लेंगे तो आपको परीक्षा में एक प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 है कि रीतकालीन कवियों का जन्म स्थान असंगत है। अब इस पर देखेंगे तो 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है और जो सुमेलित नहीं है वही असंगत है कि रीतकालीन कवि का जन्म कहाँ पे हुआ। विकल्प ए में कह रहे हैं कि चिंतामणि का तिकवापुर में हुआ। विकल्प बी तोष निधि का श्रृंगवेरपुर में हुआ। विकल्प सी कुलपत का आगरा में और विकल्प डी है सैयद गुलाम नबी का जन्म जो है हरदोई में हुआ है। तो सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पर है और इस तरह के प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, खासतौर से कवियों के जन्म स्थान को लेकर। तो इस प्रश्न को आपके प्रश्नोत्तरी में रखने का मेरा उद्देश्य था कि आप लोग जितने भी रीतकालीन महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बिल्कुल जन्म स्थान को तो बिल्कुल कंठस्थ कर लें और आज की ही क्लास में कंठस्थ कर लें। निश्चित रूप से अगर प्रश्न यहाँ से आ गया तो आप उसको दौड़ा को मारने वाले हैं, तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। बिल्कुल आपका उत्तर आ गया कि सर विकल्प डी सैयद गुलाम नबी हरदोई के नहीं हैं बल्कि कहाँ के हैं?
बिलग्राम में इनका जन्म हुआ, बिलग्राम में। गुलाम ग्राम, गुलाम ग्राम, यानी कि सैयद गुलाम नबी, और ग्राम की बात करते ही कहाँ, बिलग्राम, है ना। हरदोई में किसका जन्म हुआ, अब विकल्प आप देख रहे हैं, हरदोई में। तो हरदोई में, हरदोई, हर व्यक्ति क्या है, रस में लीन है, यानी कि रसलीन का जन्म हुआ। हर व्यक्ति क्या है, रस में लीन है, हर दोई में रस में लीन है, यानी कि हरदोई में रसलीन का जन्म हुआ है। सैयद गुलाम नबी बिल्कुल बिलग्राम में है, ये बैठा लीजिए। आइए विकल्प ए को देखते हैं, कैसे दिमाग में बैठाएंगे। तो चिंतामणि का जन्म कहाँ पे हुआ, तिकवापुर में। और एक कोई सांग भी है, चिंता तका, ऐसे कुछ है। तो जो भी हो, हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को चिंता तिकवा बस। और चिंता तका करेंगे तो भी तिकवा हो जाएगा कि चिंतामणि का तिकवापुर में जन्म हुआ है, ये ध्यान में आपको रखना है। और चिंतामणि का जब तिकवापुर में हुआ तो चिंतामणि के जितने भाई होंगे वो भी होंगे, है ना। तो चिंतामणि के भाई हैं भूषण, मतीराम और जटाशंकर। तो भूषण का भी जन्म वहीं पर होगा, मतीराम जी का भी वहीं पर होगा, और जटाशंकर का भी जन्म होगा तिकवापुर में, ये बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब तोष निधि की बात आ गई। तो तोष निधि का जन्म श्रृंगवेरपुर में हुआ है। तो तोष श्रृंगवेर, वेर, है ना, तोष श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेर। और कुलपति आगरा होते हैं, जितने पति हैं सब आगरा हैं, आगरा फॉर आगरा में जन्म हुआ। तो सभी पतियों का जन्म आगरा में हुआ है, आगरा, ये ध्यान में रखिएगा। कुलपति का जन्म आगरा में, ये आप बैठा लीजिएगा। निश्चित रूप से अगर यहाँ से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में बन गया तो आई होप कि अब यहाँ से कोई गलती आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक और बड़े प्रसिद्ध ऋतकालीन कवि हैं भिखारी दास। तो भिखारी का जन्म हुआ था टोंगिया में, टोंगा। भिखारी को कहते हैं ना टोंगा, एक टोंगा लिया रहता है, चोंगा, इसे कहते हैं टोंगा। तो चोंगा को टोंगा कर लीजिएगा, टोंगा में जन्म हुआ। और पद्माकर बादा, पर पद बड़ा होता है, जिसका पद बड़ा है क्या है, जिसके पास पद है वो बदा है। बदा माने बादा में, है ना, जिसके पास पद है वो बदा है, बदा माने बादा में जन्म हुआ। तो बिल्कुल इस क्लिप की सहायता से प्रश्न संख्या 7 को आप हल करिएगा। और इस प्रश्नोत्तरी को बिल्कुल एक प्रश्नों के साथ समझ लीजिए कि आपको रिवीजन कराना मेरा उद्देश्य है। और रिवीजन जो नए भाई बहन हैं उनके लिए बहुत कारगर है, और जो पुराने भाई बहन हैं बहुत दिन से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बिल्कुल तैयारी में 4 चांद लग रहा है ना। उत्तरोत्तर उनकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से निखरती संवरती जा रही है, और बिल्कुल वो सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे दिख रहे हैं। तो चलिए, आपने प्रश्न संख्या 7 को सही कर लिया होगा, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में एक चिंतामणि का भाई नहीं है। तो एक चिंतामणि के भाई नहीं है, कौन नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि मतीराम, विकल्प बी भूषण, विकल्प सी जटाशंकर, और विकल्प डी है जयशंकर प्रसाद। तो बिल्कुल जयशंकर प्रसाद जो हैं, है ना, चिंतामणि के भाई नहीं है। आपने तेजी के साथ इसका उत्तर दिया। और बात करें चिंता भी मत में जड़ी है, तो चिंतामणि, मतीराम, भूषण और जटाशंकर भाई हैं, और सबका जन्म कहाँ हुआ, चिंता तिकवा, है ना, तिकवापुर में, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न क्या 9 है कि भूषण का प्रिय रस कौन सा है। प्यारा सा प्रश्न, आसान सा प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर सबका सही होना चाहिए। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं और इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो थोड़ी सी आपके लिए बड़ी गर्व की बात है ना, कि उसका उत्तर हम नहीं जानते हैं। विकल्प ए श्रृंगार रस, विकल्प बी वीर रस, विकल्प सी भक्ति रस, या फिर विकल्प डी वात्सल्य रस। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 9 कि भूषण का प्रिय रस कौन सा है। और उत्तर सारे भाई बहनों का आ गया कि मुझे गर्व नहीं है, विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, और वीर रस को आप लोगों ने सही किया कि भूषण का जो मुख्य रस है, प्रधान रस है, वो वीर रस है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 10 है कि कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने प्रदान किया। प्यारा सा प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगाइए। फिलहाल आप लोग इसका रट्टा लगा चुके होंगे, लेकिन रट्टा लगाने के साथ साथ संपूर्ण प्रश्नों से बिल्कुल आपकी परिक्रमा कराना, सभी प्रश्नों को दर्शन कराना मेरा उद्देश्य है कि जो नए भाई बहन हैं उनको भी और जो पुराने भाई बहन हैं उनको भी लाभ पहुँचे, असरकारी प्रश्नोत्तरी हो। इसलिए मैं आपके लिए दिन दूना रात चौगुना परिश्रम कर रहा हूँ, और मैं खुद सारे प्रश्नों का निर्माण करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप सबकी भी थोड़ी सी नैतिकता बनती है कि आप लोग भी इस वीडियो को दूर तक पहुंचाएं।
ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आप दीजिए। आपका इंतजार कर रहा है कि कभी भूषण को भूषण उपाधि प्रदान करने किसने किया है। शिवाजी ने किया, विकल्प बी छत्रसाल, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल या फिर विकल्प डी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदेव। तो बिल्कुल आपका उत्तर आना चाहिए और आ भी गया कि आपका उत्तर बिल्कुल सही दिशा में आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। कवि भूषण को भूषण उपाधि देने वाले कौन? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदेव थे। तो ये बिल्कुल सही विकल्प है और बिल्कुल आपको मिला 1 नंबर। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि भूषण के मूल नाम के विषय में सत्य है। विकल्प ए कह रहे हैं कि भूषण का मूल नाम पतिराम था, विकल्प बी कह रहे हैं कि मणिराम था, विकल्प सी कह रहे हैं घनश्याम दास था और विकल्प डी कह रहे हैं उपयुक्त सभी। ये कैसे संभव है? तो बिल्कुल सोच समझ के उत्तर दीजिए और बिल्कुल आप सबने बड़े चतुराई के साथ उत्तर दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। देखिए बात करें पतिराम और मणिराम जो नाम है इसके विषय में गणपत चंद्र गुप्त जी का मत है कि इनका नाम पतिराम या मणिराम था। और घनश्याम दास की बात अगर आती है तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, है ना, भूषण का वास्तविक नाम मूल नाम घनश्याम स्वीकार किया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि घनश्याम मूल नाम किसने माना भूषण का, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना। पतिराम या मणिराम मानने वाले कौन है? तो पतिराम या मणिराम मानने वाले गणपत चंद्र गुप्त हैं। या 4 विकल्प दे दिया, उसमें से घनश्याम को दे दिया तो घनश्याम पे लगाइएगा, मणिराम को दिया तो मणिराम को आप लगाइएगा, पतिराम विकल्प में है तो पतिराम को लगाइएगा। ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे चारों विकल्पों से आप परिचित हो गए और आज के बाद ये प्रश्न बिल्कुल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि कवि भूषण की पालकी को कंधा किसने लगाया था। बड़े गर्व की बात है कि कोई शासक हो, राजा हो और किसी कवि की पालकी में कंधा लगाए। तो बिल्कुल उत्तर आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कवि भूषण की पालकी को कंधा किसने लगाया था। विकल्प ए शिवाजी ने, विकल्प बी छत्रसाल जी ने, विकल्प सी रुद्रदेव या फिर विकल्प डी है स्वरूप सिंह बुंदेला। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका उत्तर भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी छत्रसाल इज राइट आंसर, है ना। कवि भूषण की पालकी को कंधा किसने लगाया था? छत्रसाल ने लगाया था। और जब कंधा लगाया तो बिल्कुल भूषण जी ने एक लाइन गाई थी कि शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को, है कि शिवा को बखानो कि शिवा की बखान करूं या छत्रसाल की बखान करूं, क्योंकि शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय दाता कवि थे। इनके आश्रय में भूषण जी रहते थे। रुद्रदेव ने इनको भूषण उपाधि दी, ये ध्यान में रखिएगा। और स्वरूप सिंह बुंदेला बिल्कुल आपको खटक रहा है कि ये कौन है, तो बिल्कुल इनको भी आगे चल के अभी आप देखेंगे कि स्वरूप सिंह बुंदेला कौन है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता है। वो हिंदी जात के प्रतिनिधि कवि हैं, किसका कथन है? तो प्यारा सा प्रश्न संख्या 13 कि भूषण के वीरस के उद्गार सारी जनता के हृदय के संपत्ति हुए और शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता था। वो हिंदी जात के प्रतिनिधि कवि हैं। यह कथन किसका है? सोच समझ कर उत्तर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस पर स्टार लगाइए। कभी कभी इतने पूछ लेता है कि भूषण के वीरस सारी के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए, ये ध्यान में रखिए। कभी कभी इतने आ जाता है। किसका कथन है? विकल्प ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, विकल्प बी डॉक्टर बच्चन सिंह ने, विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र ने या फिर विकल्प डी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 13 और बिल्कुल आपका जो उत्तर है कह रहे हैं सर ये तो गलत हो गया, इसमें वो विकल्प है ही नहीं। तो बिल्कुल इसको आप एफ लिखिए। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी एक प्रश्न आपको फाल्स मिला है, लेकिन फिर भी आपसे हम सही जवाब चाहेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल आप सभी का उत्तर नहीं आ रहा है तो चलिए हम आपको एक ऑप्शन दे देते हैं कि रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा प्रश्न संख्या 13 का जवाब कि भूषण के वीर रस उद्गार सारी जनता के हृदय के संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन की कोई कभी झूठी खुशामद नहीं कर सकता है। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 के सामने आप शुक्ल जी को लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि मतिराम की रचनाएं हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि
फूल मंजरी और साहित्य सार। विकल्प बी कह रहे हैं कि रसराज, अलंकार, पंचासिका, सतसई, ललित ललाम और वृत्त कौमुदी, है ना। और या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिए कि इनमें से मतिराम की कविता रचनाएं कौन सी हैं। और आप सबका उत्तर धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर मतिराम की रचनाएं की बात करते हैं तो विकल्प डी उपयुक्त सभी को लाख किया जाए। देखिए, फूल मंजरी, फूल की मंजरी मत में भरी है। साहित्य का सार मत में है। रसराज तो भैया बिल्कुल मत में है। अलंकार, पंचासिका बिल्कुल मत में, सतसई मत में। ललित ललाम और वृत्त कौमुदी सारी की सारी रचनाएं मतिराम जी की हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, इनकी रचनाओं से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल आप लोग कंठस्थ कर लीजिए और इस प्रश्न पर आप स्टार लगा लीजिए। हो सकता है कि यहाँ से कोई रचना आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 15 के निम्न मतिराम की प्रथम रचना किसे माना जाता है। विकल्प ए फूल मंजरी को, विकल्प बी सतसई को, विकल्प सी ललित ललाम को, या फिर विकल्प डी है अलंकार पंचासिका को। सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन पर है कि मतिराम की प्रथम रचना किसे माना जाता है और आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए, फूल मंजरी इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर आप सबका आया कि फूल मंजरी मतिराम की पहली रचना है। हालांकि आपको जो सतसई दिख रही है, डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करें तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो है मतिराम की पहली रचना रसराज को माना है। ठीक है ना, तो बच्चन सिंह ने रसराज को माना है, ध्यान में रखिएगा। बाकी सबके अनुसार अगर देखा जाए तो फूल मंजरी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि भाषा भूषण किसकी रचना है। विकल्प ए जसवंत सिंह की, विकल्प बी सुखदेव मिश्र की, विकल्प सी कुलपति मिश्र की, या फिर विकल्प डी पद्माकर की। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन पर है, आसान सा प्रश्न है और आप सभी का उत्तर आया कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए, भाषा भूषण। जस भूषण, भाषा भूषण, जैसे भाषा वैसे जसवंत, जैसे भाषा भाषा भूषण वैसे जस, जैसे भाषा भूषण वैसे जस, जसवंत की, है ना, रचना है। प्रश्न संख्या 17 है कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है, ये किसके विषय में और किसने कहा है। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन पर है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सुखदेव के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने कहा, विकल्प बी है सुखदेव के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, विकल्प सी है सुखदेव के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और विकल्प डी है सुखदेव के विषय में राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। तो किसने कहा है, सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी का उत्तर आ गया कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए, क्योंकि आपने जब प्रश्नोत्तरी की थी मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी प्रश्नोत्तरी में, जो कि 125 प्रश्नों वाली थी, उसमें प्रश्न शायद आया था। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए। ठीक है, चलिए। विकल्प प्रश्न संख्या 18 है कि तोष का मूल नाम है। विकल्प ए कह रहे हैं कि तोष निधि, विकल्प बी देवदत्त, विकल्प सी घनश्याम, विकल्प डी पृथ्वी सिंह। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर आप ट्रिपल स्टार लगाइए। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि कौन से कवि का मूल नाम क्या था। तो तोष का मूल नाम यहाँ पर पूछा गया है कि तोष का मूल नाम क्या था। तो आप सभी भाई बहनों ने उत्तर दिया कि सर विकल्प ये तोष निधि इज राइट आंसर। जैसे तोष वैसे तोष निधि, जैसे तोष वैसे तोष निधि आपने लगाया और आपका ये प्रश्न सही बन गया। ठीक है ना। बात करें देवदत्त की, तो देवदत्त नाम किसका था, कवि देव का नाम देवदत्त था। घनश्याम अभी आपने देखा था कि भूषण को घनश्याम मूल नाम या पतिराम मणिराम इनके नाम में। पृथ्वी सिंह की बात करते हैं तो पृथ्वी सिंह किसका मूल नाम है, तो रस निधि, रस की निधि जो होती है वो पृथ्वी है। तो रस निधि ध्यान में रखिएगा और इसको सही कर लीजिएगा। अगर यहाँ से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो निश्चित रूप से आप उसको सही करने का प्रयास करिएगा और आज के बाद इस प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 18 का विकल्प ये तोष निधि इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि सुधा निधि किसकी कृति है। विकल्प ए सुखदेव मिश्र की, विकल्प बी कुलपति मिश्र की, विकल्प सी तोष निधि की, या फिर विकल्प डी मतिराम की। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी का उत्तर आ गया कि सुधा निधि जो होती है, अगर किसी को सुधा की निधि मिल जाए तो उसको क्या करना चाहिए, तोष की निधि मानना चाहिए। तोष की निधि, सुधा निधि मिल जाए तो उसको तोष की निधि माननी चाहिए, यानी कि तोष निधि इज राइट आंसर, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि कुलपति मिश्र के विषय में सत्य है। विकल्प ये कह रहे हैं कि वो रसवादी थे, विकल्प बी अलंकारवादी थे, विकल्प सी ध्वनिवादी थे, या फिर विकल्प डी छंदवादी थे। सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 20 बहुत प्यारा सा आसान सा प्रश्न है, लेकिन निश्चित रूप से मुश्किल में डालने वाला प्रश्न है। स्टार लगा लीजिएगा और इसका सही जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ गया कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए, कुलपति
मिश्र क्या है, ध्वनिवादी थे। देखिए कुलपति, जितने पति होते हैं क्या वो धनवादी होते हैं, ध्वनिवादी होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न में से कुलपति मिश्र की रचना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रसरहास, विकल्प बी दौड़ पर्व, विकल्प सी युक्त तरंगड़ी, या फिर विकल्प डी है उपयुक्त सभी। सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 21 आपके स्क्रीन पर है और प्रत्येक रविवार को आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम से संबंधित 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी कराई जाती है। तो ढेर सारे भाई बहन मेरे साथ जुड़कर तैयारी करते हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे और रविवार को सुबह 7 बजे बिल्कुल जुड़िए, है ना, तो जिससे आपकी तैयारी बहुत मजबूत होगी। तो आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। रस का रहस्य कुलपति लेते हैं, दौड़ पर्व कुलपति और युक्त की तरंगड़ी कुलपति जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, सारी की सारी रचनाएं कुलपति मिश्र की हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि महाकवि देव का मूल नाम है। विकल्प ए देवदत्त, विकल्प बी गोरेलाल पुरोहित, विकल्प सी पृथ्वी सिंह, या फिर विकल्प डी बुद्धसेन। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 22 आपकी स्क्रीन पर है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है और आप सभी का उत्तर आ गया कि सर देव का मूल नाम देवदत्त है। बात करें विकल्प बी की तो गोरेलाल पुरोहित की जो नाम है ये कवि गोरेलाल का है। पृथ्वी सिंह नाम किसका है तो रसनिधि का है। और बुद्ध से बोध होता है तो बुद्धसेन बोधा का मूल नाम है, ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न से प्रश्न संख्या 22 का उत्तर आप सभी ने सही किया होगा और इस प्रश्न के माध्यम से आपने 3-4 कवियों का बिल्कुल मूल नाम की जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि रीतकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। विकल्प ए चिंतामणि, विकल्प बी घनानंद, विकल्प सी आलम, या फिर विकल्प डी है भिखारीदास। सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 23 आपके स्क्रीन पर है कि रीतकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। साक्षात रस की मूर्ति कौन है, जो घन आनंद दे, जो घन आनंद दे वही क्या है, साक्षात रस मूर्ति है। और प्रश्न संख्या 23 का विकल्प बी इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 24 है कि रीतकाल का प्रधान रस कौन सा है। विकल्प ए बीरस, विकल्प बी श्रृंगार रस, विकल्प सी वात्सल रस, या फिर विकल्प डी भक्ति रस। सोच समझ कर दीजिए। प्रश्न संख्या 24 आपके स्क्रीन पर है कि रीतकाल का प्रधान रस कौन सा है और आप सभी का उत्तर धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। तो रीतकाल का जो प्रधान रस था वो श्रृंगार रस है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 24 का विकल्प बी को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे है प्रश्न संख्या 25, कवि मतीराम किसके दरबारी कवि थे। विकल्प ए स्वरूप सिंह बुंदेला, विकल्प बी जय सिंह, विकल्प सी राम सिंह, या फिर विकल्प डी शिवाजी एवं छत्रसाल। सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 25 आपके स्क्रीन पर है, इसलिए मैंने आपको इसका जवाब पहले नहीं बताया था। बिल्कुल सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 25 आपके स्क्रीन पर है और बिल्कुल आप सभी का उत्तर धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, स्वरूप सिंह बुंदेला इज राइट आंसर। देखिए मतीराम किसके दरबारी कवि थे तो स्वरूप सिंह बुंदेला इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी के लिए और प्रत्येक रविवार को 125 टीजीटी पीजीटी से संबंधित प्रश्नों के लिए आप लोग जरूर जुड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।